Good morning. Well, today we are going to cover some beautiful rules of grammar जहाँ पे आपको आंसर करना होगा which one is right। जैसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है which one is right, और उसमें आपका क्वेश्चन है they are going to the store, they are going to the store। कौन सा सही है? A और B? Why B? Why not A? MB4 के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और ये देयर क्या है? देयर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम कोई ना कोई नाउन यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम माई बोलते हैं तो सिर्फ माई से कोई सेंटेंस नहीं क्रिएट कर सकते हो। माई इज़ गुड, योर इज़ गुड, हर इज़ गुड, हीज इज़ गुड, इट्स इज़ गुड, गलत है। इसके बाद कुछ न कुछ आना चाहिए, जैसे माई बुक इज़ गुड, योर हाउस इज़ गुड, our coaching is good, their friends are good, kinda। Oh, we understand? Its tail is long, यानी कि इसकी जो पूंछ है बहुत बड़ी है। Its माने यहाँ पे इसकी होता है, ITS एक में जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, कह रहा है कि they are is a contraction of किसका? they are, and there indicates possession। possession का मतलब अधिकार होता है, और यहाँ पे जैसे मैंने बोला वो ये नाउन होता है। तो पहला रूल समझ में आया? क्या है रूल? पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद किसके बाद क्या लगाते हैं? हाँ, नाउन लगाते हैं। अगर नहीं लगा है तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, चाहे वो आगे आए चाहे वो, जैसे आई लाइक योर वॉच, आई लाइक योर बोल के नहीं काम चला सकते हो। यू लाइक माई, क्या देयर मस्ट बी समथिंग आफ्टर माई। इफ देयर इज नथिंग आफ्टर माई, दैट सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ओके, so which one is right? B number is right. Simple. Let's see the second one. I should have known, I should have known. Which one is right? A number. Okay, someone is saying B, so you are confused. So here I am going to share with you modals के साथ कोई preposition का यूज नहीं किया जाता है। जब भी कोई मॉडल्स हो, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड एटसेट्रा, लेकिन दो ऐसे मॉडल्स हैं जिसके साथ टू पहले से ही आता है। कौन कौन सा मॉडल है? आउट टू, यूज टू। इसको छोड़ करके बाकी किसी भी मॉडल के साथ तुरंत प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, फॉरबिडन है, अलाउड नहीं है। तो इसीलिए पहली बात तो टू लगा भी है तो ऑफ यहाँ पे है ना, तो ऑफ की बात हो रही है तो नहीं लगाएंगे, इस हिसाब से पहला वाला गलत है। दूसरा एक और रूल होता है, रूल कहता है कि मॉडल्स के बाद हम बीएफ का यूज करेंगे। बीएफ का मतलब होता है बॉयफ्रेंड। यस नो? नहीं, बेस फॉर्म। याद होगा मैंने बताया था, तो बेस फॉर्म हम यूज करते हैं, राइट। अब बेस फॉर्म चाहे वो एचबी हो चाहे एमबी हो, आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग 12th के स्टूडेंट हो तो भाई आप लोग को डेप्थ में बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो मॉडल है वो तो हम यूज करते ही हैं। मॉडल्स का नियम क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या यूज कर दो? मॉडल। इसके बाद क्या यूज कर दो? MB1, यानी कि इसको हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं, राइट। ये हमारा पहला मॉडल का रूल है, दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, ये सिंपल सा नियम है, बट कहता है यहाँ पे कि अगर हम इसके बाद मॉडल्स के बाद कुछ चेंज करें तो क्या हमारा MB1 ही आएगा? आंसर है नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉडल्स के साथ क्या आ जाए? मॉडल्स के साथ हेल्पिंग वर्ब इज MR का जो बेस फॉर्म है वो क्या होता है? बी होता है। तो अगर इसके बाद अगर हमें कुछ यूज करना है तो क्या यूज करेंगे? हम MB4 यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि विल बी, शैल बी, है ना, माइट बी, वुड बी, इसके साथ MB4 लगाएंगे। लेकिन ध्यान से देखोगे तो बी क्या है? नहीं, बी यहाँ पे बेस फॉर्म है, इज MR का बेस फॉर्म है, यही अंतर होता है। बेस फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फिर भी बेस फॉर्म लगाएंगे हम। अब आते हैं, अगर मॉडल्स के साथ क्या आ जाए? मॉडल्स के साथ आ जाए हैव। क्या आ जाए बाबू? हैव, हैव, HAV वाला हैव आ जाए। याद होगा तुमको जब वर्ब पढ़ाया था मैंने तुम लोग को, तो वर्ब के अंदर जो मेन एक्सिलरी वर्ब होता है उसमें तीन बातें मैंने बताई थी। पहला है डू, डू से निकला है डू, डज, डिड। फिर बताया था बी, बी से निकला इज MR, वाज, वर, और हैव से निकला हैव, हैज, हैड। बस यही मेन एक्सिलरी वर्ब होती है, तो सारा इसमें अप्लाई हो जाता है। मॉडल के तुरंत बाद हम डू, डज, डिड यानी कि डू लगा सकते हैं। डू से निकला हुआ जो है वो नहीं लगा सकते हैं, यानी डू, डज,
डिड नहीं लगाओगे, सिर्फ डू लगाओगे। कौन सा डू? बेस फॉर्म। वैसे ही बी से निकला इज एम आर वाज वर्ड नहीं लगा सकते हो मॉडल के तुरंत बाद, लेकिन बी को लगा सकते हो। लेकिन बी के बाद क्या लगाओगे? MV4 लगाओगे। और वैसे ही इज एम आर के साथ क्या लगाओगे? MV4 लगाओगे। सिंपल सी बात है, वही रूल लागू हो रहा है। वैसे ही हैव के बाद जो बना है हैव हैज हैड, वो नहीं लगा सकते हो मॉडल के बाद, लेकिन क्या लगा सकते हो? हाँ, हैव लगा सकते हो, हैड नहीं, हैव लगा सकते हो। और हैव अगर आ जाए, क्या आ जाए? हैव अगर आ जाए तो क्या लगाओगे? MB3 लगाओगे। क्या लगाओगे? MB3 लगाओगे। बस इतना ही रूल याद रखिएगा। मॉडल के तुरंत बाद बेस फॉर्म, अगर उसके बाद आ जाए बी तो MB4, अगर आ जाए, आसान है मुश्किल है? एकदम आसान है। देखो इजी है एकदम। मॉडल की एक और खास बात जो इसमें नहीं है, एक ऐसा मॉडल है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसका नाम है मे। ये वो मॉडल है जो पहले आ भी सकता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। तो जब भी तुमसे कभी भी जीवन में एग्जाम में पूछ दे, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए और आगे हमारा कोई ना कोई क्या डालना हो, मॉडल्स डालना हो, तो सिर्फ एक ही मॉडल लगा सकते हो। क्या है वो? मे। जैसे मे ही डाई, भगवान करे वो मर जाए। मे गॉड ब्लेस यू, आपको भगवान क्या करें? आशीर्वाद दें। वैसे ही मे ही बिकम एन इंजीनियर, भगवान करे वो एक इंजीनियर बन जाए। मे यू बिकम सक्सेसफुल, भगवान करे आप सफल हो जाए। वैसे ही मे से आप बना सकते हो क्या? मे दिस डे ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन योर डे, सॉरी इन योर लाइफ। आज का जो दिन है, भगवान करे कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं, प्यार लाएं। जब हम किसी को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे, तो बोला जाता है हैप्पी बर्थडे। जब बोलते हो तो बोल सकते हो मे दिस डे ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। भगवान करे कि आज का दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं, ढेर सारा प्यार लाएं, ढेर सारा उपहार लाएं, इस तरीके से। होप यू गॉट द आइडिया। एनी प्रॉब्लम? तो ये मॉडल के बारे में थोड़ा सा आपको बताया। तो एक्चुअल में सही आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला कहता है इट्स अ हार्ड डिसीजन टू मेक, और दूसरा है इट्स हार्ड डिसीजन टू मेक। क्या सही है? अब आप टिक लगा हुआ देख करके फटाक से बोल दोगे, बट माई क्वेश्चन इज हाउ, एक्सप्लेन इट। सबसे पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। उसी से मैंने बताया था कि जो पॉजेसिव हमारा एडजेक्टिव है, उसके तुरंत बाद क्या यूज होना चाहिए? नाउन। तो यहाँ पे नाउन आ रहा है, कोई नीचे वाले में नाउन आ रहा है, और ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है या नहीं है? ईंट का अपना पोजेशन क्या होता है? इट्स होता है। जैसे कोई चीज़ है उसका बोलते हो इट्स टेल, यानी कि इसकी पूंछ लंबी है, इट्स टेल इज सो लॉन्ग। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो ये गलत है। सही आंसर ये होगा। तो इट्स अ हार्ड डिसीजन टू मेक, यह बहुत मुश्किल डिसीजन है लेना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक्सप्लेनेशन। अगला कहता है यू डिड वेल ऑन द टेस्ट एंड यू डिड गुड ऑन द टेस्ट, विच वन इज राइट? बताइए क्या सही है? पंखा झेलना नहीं है, बताना है आंसर। लाइट आ गई है, चालू कर लीजिए, चालू कर लीजिए उसको। 3 पे कर देना, 3 पे, 3 पे है, ओके। हाँ बताइए, ये वाला सही है, बी वाला क्यों नहीं है? डोंट गिव मी द आंसर, गिव मी द रीजन। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि सर हम एग्जाम में रीजन देंगे या डायरेक्ट आंसर लगा के चले आएंगे। मुझसे उससे लेना नहीं है कि आप एग्जाम में क्या करोगे। यहाँ पे अगर आप दे रहे हो आंसर, तो आंसर दो मुझे क्यों और कैसे, कारण क्या है। What is the reason behind it? How can you say that the first one is right or the second one is right or the first one is wrong or the second one is wrong? How can you say that? Right और wrong कहना गलत होगा, incorrect और correct कहना सही होगा। बताइए कौन सा सही है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये जो आप did देख रहे हो, ये verb है, इतना तो पता है ना। यहाँ पे helping verb नहीं है, ये क्या है? मेन verb है। तुमने किया। जब हम किसी कार्य को डिफाइन करते हैं तो एडजेक्टिव लगाते हैं या एडवर्ब लगाते हैं? अरे किसी क्रिया को डिफाइन करना है, किसी क्रिया के बारे में बताना है, क्रिया विशेषण लगाओगे या विशेषण लगाओगे? तो गुड क्या है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, एडजेक्टिव है। और वेल क्या है? एडवर्ब है। तो इसलिए यहाँ पे वेल क्या है? सही है। और ये गुड क्या है? गलत है। आप नहीं लगा सकते हो। एक और चीज, गुड जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई ना कोई एग्जैक्ट नाउन होना चाहिए। इसमें नाउन है ही नहीं। या तो कुछ नहीं होना चाहिए, या तो कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। जैसे यू आर इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो, या कह सकता हूं यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो सही है। लेकिन मैं कहूं यू आर इंटेलिजेंट और कुछ लगाकर उल्टा पुल्टा बोल दूं तो गलत हो जाएगा वो। तो इसलिए यहां पे वेल जो है वो सही है, क्योंकि ये एक्शन को डिफाइन किया जा रहा है यहां पे। और एक्शन को डिफाइन यानी कि एक्शन की तारीफ करने के लिए कौन यूज किया जाता है? एडवर्ब यार, क्रिया विशेषण। इसीलिए उसका नाम पड़ा क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता को बताया उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। संधि सर पढ़ाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदी सर भी पढ़ाते हैं, फंदी सर भी पढ़ाते हैं। बट क्वेश्चन इज हाउ। इफ यू आर टेलिंग हाउ, दैट सिंपली मीन्स यू आर यूजिंग द एडवर्ब, तब आप एडवर्ब यूज कर रहे हो। वैसे ही सेम यहाँ पे कह रहा है तुमने किया, टेस्ट में बहुत अच्छा किया, लेकिन कैसे किया? अच्छा किया ना, यानी करने का तरीका तुम्हारा अच्छा था, तो यहाँ पे वेल होगा। एक और चीज बता देता हूँ, जैसे एक वर्ड होता है क्या होता है? ये क्या है? एडजेक्टिव या एडवर्ब है? एक्सप्लेन प्लीज। पहली बात तो ये जो में बोलते हो सब थोड़ा साफ साफ बोलो। अभी खाना खाई हो, इतना एनर्जी ली हो, उसके बाद से आराम से बैठी हो स्टाइल मार के, हाँ, इसके बाद भी तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, नहीं खाई हो? बताइए, एनीवन ऑफ यू? सही है, दोनों है, बट हाउ? चलिए मैं बता देता हूं आपको। जैसे मैं कहता हूं माई डॉग इज फास्ट, मेरा डॉग क्या है? तेज है। दूसरा, आई हैव अ फास्ट डॉग, आई हैव अ फास्ट डॉग, मेरे पास एक तेज कुत्ता है। यानी कि यहां भी एडजेक्टिव है और यहां भी क्या है? ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं कहूं माई डॉग रन्स, क्या लिख दिया? रन्स अ फास्ट। अब ये किसके लिए है? डॉग के लिए आया या फिर रन्स के लिए आया? तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। जबकि यहां पे क्या था? एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन को डिफाइन कर रहा है। जो नाउन को डिफाइन करे कैसा, कैसे, कैसे, कितना, कितने, कितने, या फिर ये सब बताए, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? होप यू गॉट द आइडिया। तो यहाँ पे सही आंसर ये होगा। हुज जैकेट इज दिस, यह जैकेट किसकी है? अब पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया सब, अब बताओ कौन सा सही है? बता ही दो जब देख ही लिया तो। हुज जैकेट इज दिस एंड हुज जैकेट इज दिस, क्यों, कौन सा सही है? दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिंपल है। दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही है, लेकिन कैसे? कब है? हाँ, तो तुम लोग को कौन सा दूध पिलाना है जा करके? लड़के लोग बोले घर सफाई सब करना है। हाँ, तो कर लेना सब। क्या कर, छुट्टी कर देंगे? हाँ, छुट्टी दे। छुट्टी है जी। हुज जैकेट इज दिस, बताइए। सेकेंड वाला सही है, बट कैसे है? हाउ? कैसे सही है? तो लिखा हुआ है ना इसमें सेकेंड वाला सही है, बट कैसे सही है? समझते हैं एक एक करके। हाँ, 3 वर्ड होता है, इसको एक एक करके समझिएगा। पहला है हु, क्या है? और दूसरा है हुम, और तीसरा है हुज, क्या है? हुज। ये होता है सब्जेक्ट को जानने के लिए, और ये होता है ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, और ये होता है पोजीशन को जानने के लिए, पोजीशन को जानने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां पे हम क्या जानना चाह रहे हैं? अधिकार जानना चाह रहे हैं। किसका अधिकार? कि जैकेट है, लेकिन किसका है? तो क्या लगेगा? हुज लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह जैकेट किसको देना है, तब हुम लगेगा। लेकिन यह जैकेट कौन रखता है, तो हु लगेगा। जैसे सीता हैज दिस जैकेट, सीता के पास यह जैकेट है। आई हैव दिस जैकेट,
मेरे पास यह जैकेट है, ये हो गया क्या, बंदा जो कि उस काम को करता है, ठीक है, यानी कि उस काम को करने वाला बंदा, वो हु लगाएंगे तो सब्जेक्ट पता चलेगा। कि इसके लिए किया जाता है, जैसे आई गेव दिस जैकेट टू रानी, मैंने यह जैकेट रानी को दिया, किसको दिया, रानी को। लेकिन यह जैकेट किसका है, तो यहाँ हुज लगाएंगे। और अच्छे समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। हु लव्स यू, ये एग्जांपल जल्दी समझ में आता है। यहां पे लिखता हूं, थोड़ा ज्यादा स्पेस की कमी हो जाएगी। तो हु किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए, और हुज पोजेशन के लिए, पोजेशन के लिए, ठीक है। यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या है वो, हु लव्स यू। हु लव्स यू, तुम से प्यार करने वाला जो है वो कौन है। या ये थोड़ा अजीब हो जाएगा तो हम लोग अपने अनुसार ले लेते हैं, हु टीचस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। क्या जानना चाहते हैं कि जो एक्शन लेने वाला बंदा है, टीचिंग का जो एक्शन लेने वाला बंदा है वो कौन है, ये जानना चाहते हैं। अगला कहता है यहाँ पे, whom do you teach, whom do you teach, तुम किसको पढ़ाते हो। और अगला, whose teacher is the best, किसके शिक्षक सबसे अच्छे हैं, ठीक है। अब देखो एक एक करके समझाता हूं तुम्हें। हु तो आ गया यहां पे, संदीप सर टीच मी, संदीप सर मुझे पढ़ाते हैं। क्या जानना चाहता था हु लगा करके, सब्जेक्ट। और अगला यहां पे कहता है किसको, तो हो जाएगा आई टीच माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। यहां पे क्या जानना चाह रहा था मैं, ऑब्जेक्ट के पढ़ाने की जो क्रिया हो किसके लिए हो रही है, क्योंकि सब्जेक्ट तो इसमें है ही। यू टीच, तुम पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो, हुम डू यू टीच, यानी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। हुज टीचर इज द बेस्ट, यानी कि जो बेस्ट टीचर हैं उस पर अधिकार किसका है, जो टीचर हैं वो बेस्ट किसके हैं, तो आप बोलोगे आवर टीचर। क्या लगा दोगे, ये आपने यहीं पे लगा दिया, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि नीचे लिखूं, अच्छा चलो, आवर टीचर इज द बेस्ट, यानी कि हमारे टीचर कैसे हैं, अच्छे हैं। यानी कि जो बेस्ट टीचर है, इस टीचर पर अधिकार किसका है, आवर का है, यानी कि हमारा है। तो अधिकार जानने के लिए हुज का यूज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको जानने के लिए, यानी कि जो एक्शन है उसको रिसीव करने वाला बंदा है उसको जानने के लिए हुम का यूज करते हैं, और जो सब्जेक्ट है जब वो मिसिंग होता है तो हु का यूज करते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। ये तभी पढ़ाया था जब आप लोग को WH पढ़ाया था, याद होगा, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको। तब पता चल गया ना इसमें सही कौन सा है, बी नंबर, ठीक है। अगला कहता है, लेस पीपल केम टू द पार्टी एंड फ्यूअर पीपल केम टू द पार्टी, विच वन इज राइट। नहीं पता है, ये सब आपके एग्जाम से रिलेटेड है बाबू, और आपको जान के हैरानी होगी, कल इवनिंग बैच में मैंने यही पढ़ाया है छोटे छोटे बच्चों को, और कल मैंने सुबह वाले बच्चों को भी यही पढ़ाया था। मजे मजे में ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते सब पढ़ा दिया। उन लोगों को दिखाने के लिए लाया कि देखो मैं नया नया क्या क्या सोचता हूँ, क्या क्या बनाता हूँ। और मैंने कहा यार बनाते हैं, इसको पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो मेरी आदत क्या है, मैं ये नहीं देखता हूँ छोटे बच्चे हैं कि बड़े बच्चे हैं, मैं उसको इतना ईजी तरीके से समझाता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएँ और बड़े बड़े बच्चे भी समझ जाएँ। माई ड्यूटी इज टू मेक इंग्लिश ब्यूटी, अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, घर पे जाके सोचना। लेस पीपल, लेस जो होता है ना अनकाउंटेबल के लिए लगता है, और फ्यूअर जो होता है किसके लिए लगता है, काउंटेबल के लिए। अब बताओ कौन सा सही है, फ्यूअर सही है। कारण क्योंकि यहाँ पे पीपल है, पीपल को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी है कि फ्यूअर इज यूज्ड विद काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स व्हाइल लेस इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स। इतना आसान है जी। अगला,
मी एंड जॉन वेंट टू द पार्टी, वेंट टू द मूवीज, एंड जॉन एंड आई वेंट टू द मूवीज। कौन सा सही है? टिक लगा है ना? हाँ, कैसे सही है? चलिए, इसके लिए भी मुझे बैक जाना पड़ेगा। कहाँ पे? स्मार्ट बोर्ड पे। देखिएगा, एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई से क्या बनता है? मी, और यू से यू ही रहता है, और दे से देम, वी से अस बन जाता है, और इट से इट रहता है, और ही से हिम, शी से हर। अगर राम एंड सीता आ जाए तब देम लग जाता है, वही वाला लग जाता है देम। ठीक है, अब आप मेरे को समझाओ क्यों ये दूसरा वाला सही है? जी, मी के साथ? अरे यार, जब सब्जेक्ट तुम लाओगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करोगे कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाओगे? इसीलिए दुनिया का कोई भी सेंटेंस मी से, माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो सकता। बट आप कहोगे सर, जब हम बोलते हैं आई मिस यू तो सामने वाला बोलता है मी टू, आई लाइक यू तो मी टू, आई लव यू तो मी टू। ये गलत है या सही है? आंसर है गलत है। बट क्यों एक्सेप्टेड है? स्पोकन इंग्लिश में। बट एक्चुअल में ग्रामर के हिसाब से देखोगे तो आई टू ज़्यादा सही है, लेकिन बोलना कितना मुश्किल है, अजीब सा लगता है बोलने में। तो रिटन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश। आप पढ़ रहे हो किसके लिए? रिटन इंग्लिश के लिए। लेकिन आप भाग्यशाली हो, आप मेरे यहाँ हो। मैं स्पोकन का भी टीचर हूँ, इसीलिए आपको दोनों में डिफरेंस बता सकता हूँ अच्छे से कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे डिग्री के अंदर एक सेंटेंस आता है, यू आर बेटर देन मी बोल देते हैं हम लोग, गलत है ये। सही क्या होगा? यू आर बेटर देन आई, लेकिन बोला क्या जाता है? मी। ये है रिटन इंग्लिश और ये है स्पोकन इंग्लिश, सॉरी ये है स्पोकन इंग्लिश और ये है रिटन इंग्लिश। मतलब जब मी बोल रहे हो तो स्पोकन में चल जाएगा, और जब आप आई बोल रहे हो तो रिटन में अच्छा लगता है, लेकिन बोलने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, होप यू गॉट द आइडिया। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस मी से, हिम से, हर से, देम से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन हिम से, हर से होता है। कैसे? क्योंकि हर जो है वो ऑब्जेक्टिव भी है और पोजेसिव एडजेक्टिव है, नॉट प्रोनाउन। दोनों में क्या अंतर है? पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है? ऐसा तो नहीं है। वो नहीं, मतलब उसके साथ नाउन आता है। हाँ, विद नाउन। सब्जेक्ट के रूप में उसका यूज कर, मतलब किया जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह। जो पोजेसिव जो प्रोनाउन होता है उसको सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज करते हैं। नहीं, उससे नहीं मतलब है। सबसे आसान तरीका है कि जो एडजेक्टिव है, जिसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे माई, योर, हीज, हर, जिसका भी मैंने नाम अभी लिखवाया था कुछ देर पहले, उसके साथ नाउन आता है, उसको विद नाउन यूज करते हैं। और जो प्रोनाउन होता है उसका डेफिनेशन ही कहता है कि जो नाउन के बदले आए उसको तो कभी नाउन के साथ, जैसे माइन हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया, आस हो गया, योर्स हो गया, ये सब क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। लेकिन इट का कुछ नहीं होता है, क्योंकि इट का अपना कुछ नहीं होता है, इसीलिए इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। उसका एडजेक्टिव होता है लेकिन प्रोनाउन नहीं होता है। अब यहाँ पे बताओ, जॉन एंड आई ही लगेगा। कारण बहुत सिंपल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हेन कंबाइंड विद अनदर नाउन्स यूज आई इंस्टेड ऑफ मी। जब नाउन के साथ कभी कंबाइन करते हैं तो मी नहीं लगाते हैं, सॉरी हाँ मी नहीं लगाते हैं, आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और खास करके तब जब वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो तब। अगर यही ऑब्जेक्टिव में आ जाए तब उल्टा नहीं करना है। जैसे हेल्प आई बोलोगे नहीं, हेल्प मी। कारण क्योंकि हेल्प करने वाला तो यू है यहाँ पे। अब कहोगे सर यहाँ तो आपने यू बोला ही नहीं, वो अंडरस्टूड है, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर यू होता है लेकिन छुपा होता है। हम लोग उसको मेंशन नहीं कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, तो कोई ना कोई यू तो है जो मुझे सुन रहा है, तो वहाँ पे यू है जो करता है
और मैं क्या हुआ, रिसीव करने वाला हुआ। यानी कि अगर मैं कहता हूं हेल्प मी, तो कोई ना कोई यू है जो मेरी मदद कर रहा है, और मी क्या है, रिसीवर है, यू क्या है, डूअर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्शन टेकर कौन है, यू है, और एक्शन रिसीवर मी है। तो यहां पे आई नहीं लगा सकते। लेकिन वही जब मैं उल्टा कर दूं तो आई टीच यू, आई क्या हो गया, एक्शन टेकर, और यू क्या हो गया, एक्शन रिसीवर। ये तो तुम लोग को उस समय बताया था जब मैंने 3 चीजें बताया था। दुनिया के किसी भी सेंटेंस को 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है एक्टिव सेंटेंस, तीसरा है पैसिव सेंटेंस। दैट्स इट। इससे ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। पहले में पता चलता है सब्जेक्ट क्या है, कहाँ है, कैसे है, किसके साथ है, क्या उम्र है, क्या करता है, मतलब उसका पोस्ट क्या है। दूसरे से पता चलता है सब्जेक्ट क्या करता है, क्या कर रहा है, क्या कर चुका है, क्या कितना देर से कर रहा है, क्या किया, क्या कर रहा था, क्या कर चुका था, और कितने देर से क्या कर रहा था, क्या करेगा, क्या कर रहा होगा, क्या कर चुका होगा, और कितने देर से क्या कर रहा होगा। ये होता है आपका एक्टिव। पैसिव में क्या होता है, उसके साथ क्या किया जाता है। मतलब रेनू को पीटा जाता है, पीटने वाला कोई और बंदा है, पिटाने वाली ये है। एक्शन रिसीवर ये है, लेकिन एक्शन टेकर कोई, इसको बोलते हैं पैसिव सेंटेंस। ठीक है, चलो तो यहाँ पे है एक्चुअल में जो सही होगा ये वाला होगा। अब अगला आता है द कैट लेड ऑन द मैट। इस पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँ क्योंकि ये लेड रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ले डज नॉट। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है डायरेक्ट तो यहाँ पे लेड लगाया जाता है, ले नहीं लगाया जाता है, तो लेड सही है। अगला कहता है द टीम इज प्लेइंग गुड, द टीम इज प्लेइंग वेल। कौन सा सही है, बी। क्यों, क्योंकि फिर ऑब्जेक्ट मारेंगे 2 थप्पड़ खींच के। क्या है, वेल क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पे प्लेइंग को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, यानी कि उसको क्वालिफाई करना है, यानी उसकी विशेषता बतानी है, खेलने की विशेषता बतानी है। तो गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आकर के क्या बता सकता था, किसी नाउन के बारे में बता सकता था, प्रोनाउन के बारे में बता सकता था। लेकिन तो ये क्या है भाई, ये तो प्लेइंग की बात हो रही है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सही क्या होगा, वेल होगा, बी नंबर। वेल इज एन एडवर्ब, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। अगला है ईच ऑफ द कार्स आर रेड, ईच ऑफ द कार्स इज रेड। कौन सा सही है, वाई इज, वाई नॉट आर। प्रत्येक कार लाल है, क्या होगा, बोथ तो सबका हो रहा है, बट ये जो वर्ड है ईच, ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है, अभी कुछ ही दिन पहले तुम लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, याद है, जिसके अंदर 74 मैंने क्या दिया था, सब्जेक्ट बताया था। लगभग 44 के साथ आया था क्या, प्लूरल सब्जेक्ट, और जो बाकी के थे उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। उसमें मैंने बताया भी था कि ये राम बाण समझो, ये बाप है सबका, बस इतना याद कर लोगे काफी है। और यहाँ पे रूल क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, एस एस, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यहाँ पे दिखता है कार्स, लेकिन कार्स नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन है, ईच है, तो ईच के अनुसार क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। यहाँ पे देख भी सकते हो, इज सिंगुलर ऑफ द वर्ब शुड बी सिंगुलर, सिंपल। अब यहाँ पे कहता है ईच स्टूडेंट आर प्रेजेंट और इज प्रेजेंट। हाँ, अगेन वही बात, हर एक स्टूडेंट का बोध हो रहा है, लेकिन इससे मतलब नहीं है, मतलब इसे कि ईच क्या है, सिंगुलर है, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। आई हैव लेस बुक्स देन यू और फ्यूअर बुक्स देन यू। कौन सा सही है, बी वाला। अभी मैंने बताया था फ्यूअर क्या लगेगा, काउंटेबल के साथ, और लेस किसके साथ लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ। अगला कहता है ही इज टॉलर देन मी और देन मी। कौन सा सही है, बी और सी, सॉरी ए और बी। बी क्यों सही है, वाई नॉट ए, क्योंकि देन की स्पेलिंग ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। ये होता है कंपेयर करने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री में काम आता है, और कंपैरेटिव डिग्री में THAN वाला होता है देन, और ये वाला नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला सही है। देख सकते हो, देन इज यूज्ड टू कंपैरिजन, सॉरी फॉर कंपैरिजंस, व्हाइल देन रेफर्स टू टाइम। देन जो है तब का सेंस में होता है। आई वाज स्लीपिंग देन, तब मैं सो रहा था। व्हेन यू कॉल्ड मी, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया। आई वॉज स्लीपिंग देन, मैं उस समय सो रहा था। दैट्स वाई आई कुडंट रिसीव योर कॉल।
इसीलिए मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं रिसीव किया। अगला है द डेटा इज मिसलीडिंग और द डेटा आर मिसलीडिंग, विच वन इज राइट? डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन को गिन सकते हैं नहीं, लेकिन एक मास एक्टिविटी पे देखा गया है कि डेटा इज टेक्निकली क्या? प्लूरल। डेटम इज सिंगुलर, जो डेटम होता है वो सिंगुलर होता है, बट बोथ आर एक्सेप्टेड इन मॉडर्न इंग्लिश। एक्चुअल में सही होगा बी नंबर, लेकिन दोनों एक्सेप्टेड है इसीलिए दोनों को मानना पड़ेगा, बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, डोंट वरी। ओके, बिटवीन यू एंड आई ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, बिटवीन यू एंड मी ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, विच वन इज राइट? कौन सा सही है? ए नंबर। ओके, और बी नंबर? कितने लोग बी नंबर कह रहे हैं? ए नंबर सही है? नहीं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू और मी है ही नहीं सब्जेक्ट, बताता हूं कैसे। इसमें सब्जेक्ट है ही, तो ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, वह विश्वास के लायक है, नहीं है। किसके बीच में? हमारे और तुम्हारे बीच में। हम लोग क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। और कंपेयर किया जाता है बिटवीन लगा करके, तो भाई ऑब्जेक्ट में ही तो किया जाता है, सब्जेक्ट को कंपेयर थोड़ी करोगे, तो इसीलिए बिटवीन यू एंड मी सही होगा। यहाँ पे लिखा भी आफ्टर अ प्रेपोजिशन लाइक बिटवीन यूज मी एंड इंस्टेड ऑफ आई। ये जो प्रेपोजिशन बिटवीन है इसका यूज किसके लिए किया जाता है? ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, क्योंकि प्रेपोजिशन शुरू में नहीं आता, लास्ट में आता है। लास्ट में जब आएगा तो लास्ट में कौन आता है? अरे यार बकलोल, सब ऑब्जेक्ट आता है, सिंपल सी बात है। अगला, आई फील बैडली अबाउट द सिचुएशन, आई फील बैड अबाउट द सिचुएशन, विच वन इज राइट? ये वाला। और तुम लोग कभी ऐसे बोलते हो आई एम फीलिंग सो बैडली? क्या बोलते हो? आई एम फीलिंग सो बैड, आई एम फीलिंग सो बैड। देखो, समझने की कोशिश करो मेरी बात को। कुछ क्रियाएं होती हैं जिसको स्टैटिक वर्ब कहा जाता है, तुम लोग को पढ़ाया भी हूँ आई थिंक वर्ब के टाइम पे। उसका MB4 नहीं होता है। जैसे अग्री से अग्रीइंग नहीं बनेगा। मैं तुमसे सहमत हो रहा हूँ, तुम कुछ बोले हो रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा आई अग्री विद यू, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड होता है। क्या होता है? वैसे फील जो वर्ड है वो क्या है? स्टैटिक वर्ब है। और स्टैटिक वर्ब के साथ हम कभी भी क्या नहीं लगाते हैं? उसके बाद क्या नहीं लगाते हैं? उसके बाद हम कभी भी एडवर्ब नहीं लगाते हैं, जितने स्टैटिक वर्ब होते हैं। उदाहरण के लिए, आई लाइक यू टोटली, आई लाइक यू रियली, आई अग्री विद यू टोटली, आई अग्री विद यू रियली, सब गलत है ये। लेकिन वही उसके आगे लगा सकते हैं। कैसे? आई रियली लाइक यू, आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई रियली XYG, आई टोटली अग्री विद यू, आई टोटली XYG, जो लगाना है लगा दो। समझ में आया मैं क्या बोला हूँ? स्टैटिक वर्ब वो होते हैं जो माइंड को कनेक्ट करते हैं, माइंड के लेवल पे ऑपरेट करते हैं, उसका डे टू डे लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं होता, उसका MB4। तो उसमें एडवर्ब जो लगाएंगे वो पीछे न लगा के कहाँ लगाएंगे? आगे। तो आगे तो लगा नहीं है, ठीक है, बाद में लगा है, तो ये गलत है। पहला वाला, दूसरा वाला सही है। आई फील बैड, क्यों? अब ये कैसे लग गया? बैड कैसे लग गया? क्योंकि जो फील है ये लिंक वर्ब का भी आई थिंक काम करता है। फील इज अ लिंकिंग वर्ब, सो एन एडजेक्टिव इज एप्रोप्रिएट। यानी कि जो लिंक वर्ड का मतलब होता है जहाँ पे स्थिति दिखाई जाती है। उदाहरण के लिए जो फील यूज किया गया है, समझो मेरे बात को, ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैं कहता हूँ आई एम क्या? आई एम गुड, आई एम गुड। यहाँ पे जो मेरा ये स्टेट दिखा रहा है, ये लिंक किया है किसको? आई को, और गुड को कौन लिंक किया है? एम। वैसे ये लिंक करने की वजह से यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है। वैसे ये फील जो वर्ड है वो किसको लिंक कर दिया? बैड और, यानी कि इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? आई एम बैड, आई एम बैड, ठीक। तो उसका जगह लिख सकता है कौन? फील। फील क्या बन गया? एक तरह से लिंकिंग वर्ब। याद रहे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। लिंक का मतलब है जोड़ना। बैड को और आई को ये जोड़ने का काम कर सकता है, यानी कि ये मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है। मेन वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है। समझ में आ रहा है? स्टेट ऑफ माइंड है, स्टैटिक वर्ब है। मेरी वीडियो है इसके ऊपर यार, पढ़ाया भी हूँ तुम लोग को, दिमाग से उतर गया होगा तुम लोग को। तो ये हमारा सही होगा, जो एडजेक्टिव वाला सही होगा, एडवर्ब यहाँ पे नहीं लगाएंगे। चलो अगला है, शी इज डिफरेंट देन मी। कौन सा सही है?
और फ्रॉम मी, फर्स्ट वाला, एक्सेलेंट, यस नो, गलत, सही होगा फ्रॉम मी। कारण क्योंकि जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो सही जो तरीका होता है फ्रॉम होता है, डिफरेंट फ्रॉम। जैसे दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, यह उससे अलग है। काजल इज डिफरेंट फ्रॉम रेनू, नॉट देन रेनू। कितने लोग समझ पा रहे हैं? लेकिन डिफरेंट के बदले अगर आ जाए ग्रेटर देन, तब वो वाला लगाएंगे हम। सुपीरियर देन, इंफीरियर देन, हैप्पियर देन, तब वो देन लगा दो, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। चलो अगला कहता है इफ आई वुड हैव नोन आई वुड हैव कम, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव कम। कौन सा सही है? ए और बी, विच वन इज राइट? बताइए कौन सा सही है इसमें? विच वन इज करेक्ट? नहीं पता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं आप लोग, तो पहला रूल कहता है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल का रूल कहता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, कॉमा के बाद फिर सब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। और जो हमारा फर्स्ट कंडीशनल होता है उसमें होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, और कॉमा के बाद सब्जेक्ट के बाद विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे मतलब बेस फॉर्म एक्चुअल में। और सेकंड में कहता है कि सब्जेक्ट लगा करके वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कॉमा सब्जेक्ट के बाद से विल वुड लगा करके वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। और लास्ट कंडीशनल कहता है कंडीशनल 3, सब्जेक्ट लगा करके हैड प्लस MB3 और कॉमा सब्जेक्ट लगा के वुड प्लस हैव प्लस MB3। अब बताओ देख करके किस में है ये? लास्ट कंडीशनल है, सही कौन सा होगा? ये वाला। ध्यान से देखोगे तो वुड यहाँ भी लगा, वुड गलत है। कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी सेम हेल्पिंग वर्ब दोनों तरफ नहीं होती है। पहला वाला में हो भी सकती है ना, जिसको जीरो कंडीशनल कहते हैं, तो दूसरा वाला में देखोगे तो MB1 MB5 और उधर विल प्लस शैल प्लस, यानी कि विल और शैल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। और जो हमारा कंडीशनल 2 है उसमें MB2 लगाते हैं एक में। अच्छा किस में लगाते हैं? ये जो जितना लिखा हो ना ये सब इफ वाला है। कौन सा है ये एक्चुअल में एक्शन नंबर मारे में दैया टूट जाता लोग, सोच लिया नहीं है, मुँह से बोली निकलता सुनात नहीं है। एक्शन नंबर 1 कौन है? एक्शन नंबर 1 किसे कहते हैं? जिसके बिना एक्शन नंबर 2 हटित ना हो, जिसमें कंडीशन लगाया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर बारिश होती है तो गेम कैंसिल हो जाता है। क्या मतलब है? बारिश होती है तब ना गेम कैंसिल होता है, यानी बारिश होना एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2 कौन है? गेम कैंसिल होना। अगर तुम आओगी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम्हारा एक्शन आना पहला है और मेरा पढ़ाना एक्शन 2 है। तो ये जितना मैंने लिखा ये एक्शन नंबर 1 है और इधर वाला एक्शन नंबर 2 है। ये हेर फेर भी हो सकता है, यानी कि वो वाला इधर आ सकता है, ये वाला उधर जा सकता है। यानी कि ऐसे भी कह सकता हूँ कि आई विल टीच यू, के ऐसे हो जाएगा आई विल टीच यू इफ़ यू कम, इफ़ यू कम आई विल टीच यू, आई विल टीच यू इफ़ यू कम। सिंपल कर दो। आई माने आई शैल यहाँ पे है, ठीक है। माइंड में घुमा लीजिएगा इसको सही से। आई होप यू गॉट द आइडिया। सही क्या होगा? बी होगा। चलिए यहाँ पे लिखा भी है द करेक्ट कंडीशनल फॉर्म इज हैड नोन। ओके, अगला कहता है आई कुड केयर लेस, आई कुडंट केयर लेस। ये वाला डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। कुडंट केयर लेस का मतलब होता है मीन्स यू डोंट केयर एट ऑल, बिल्कुल नहीं केयर करते हो तब कुडंट केयर लेस करेंगे। और कुड केयर लेस का मतलब इंप्लाइज दैट यू डू केयर टू सम डिग्री, यानी कि थोड़ा बहुत केयर करते हो, तो ये हो जाएगा आपका कुड केयरलेस। यानी कि इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। लेकिन कुड केयरलेस बोल दोगे तो इसका मतलब होता है बिल्कुल केयर नहीं करते हो। कुड केयरलेस का मतलब थोड़ा बहुत करते हो लेकिन पूरा नहीं करते हो। अगला शी सेड दैट शी विल डू इट और शी सेड दैट शी वुड डू इट। कौन सा सही है? पहले बताओ तू रेनू, ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तुमको ये भी नहीं पता है? हाँ, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? तो बता। नरेशन नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो आप एक ही दिन में पूरा पढ़ा दिए तो नहीं पढ़ा है। इनडायरेक्ट है, क्या है? सेड आगे लगाते हैं। अच्छा जरूरी है, सेड लगेगा तो तुम बोलोगे इनडायरेक्ट। उससे नहीं मतलब है, कहीं भी इसमें क्या नहीं है, कोटेशन मार्क है ही नहीं, इन्वर्टेड कमा है ही नहीं, वो वाला ऊपर जो लगाया जाता है ही नहीं। अच्छा जबरदस्ती कुछ भी दोनों है,
दोनों किस में है? लेकिन इनडायरेक्ट का एक रूल होता है कि अगर तुम्हारा पहला वाला पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, वो हमारा अगर किस में है, पास्ट में है, तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। 3 रूल होता है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ सेंटेंस। तो चेंज ऑफ टेंस के अनुसार क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसे हुआ होगा, यहाँ कॉमा हुआ होगा और यहाँ पे डबल कॉमा हुआ होगा, और ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें से डेट निकाल दो। एक्चुअल में ये डायरेक्ट है, और इसी का जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो सेड हो जाएगा, दैट लगा दोगे, शी का शी रखोगे क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, और विल बन जाएगा वुड क्योंकि विल से वुड बनता है, कैन से कुड बनता है, शैल से शुड बनता है, और मे से माइट बनता है। और MB1 आ जाए तो बन जाता है MB2, MB3 आ जाए तो यानी कि है प्लस MB3 तो हैड प्लस MB3 बन जाता है, इज MR आ जाए तो वाज वर बन जाता है। ये सब पढ़ाया हो तुम लोग को। अब बोल रही हो कि एक दिन में पढ़ाएं, इसी का मतलब है तुमको एक दिन पढ़ाएं 10 दिन पढ़ाएं। Haven't I taught you in details? Haven't I taught you in the detail? क्या मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है उसको? ऐसी बहाना बनाओगे सब, कहोगे कि एक दिन पढ़ाएं इसलिए हम नहीं बताएंगे। इसी का मतलब एक दिन में घूर के पिलाएं कि तुमको हम 10 दिन में घूर के पिलाएं, मतलब इससे एनर्जी आनी चाहिए। चलो, इन रिपोर्टेड स्पीच विल यूजली चेंजेस टू वुड। अगला कहता है ही गेव द बुक टू शी एंड आई। कौन सा सही है? देने वाला किताब कौन है? किताब देने वाला बंदा कौन है इसमें? वह है ना, तो हम लोग रिसीव करने वाले हुए, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, हर एंड मी होगा। क्या गजब हाल है तुम लोग का, बुद्धि भगवान पता नहीं कहाँ दिए हैं, कहाँ रख लिया सब। यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हर मी आफ्टर अ प्रीपोजिशन और वर्ब। जब भी वर्ब कहीं आ जाए, ध्यान से सुनना, किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद अगर यूज करना है तो क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव लगाना ही पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला कहता है हु डिड यू गिव द बुक टू, और टू हुम डिड यू गिव द बुक। अब बताओ अगेन वही बात, किताब किसको दी या तुमने, देने वाला कौन है इसमें, यू है ना, तो सब्जेक्ट मिल गया, तो ये तो सब्जेक्ट का काम करता है भाई। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि हु इज यूज्ड टू नो द सब्जेक्ट, तो इसमें तो हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी है, हमको चाहिए कौन, ऑब्जेक्ट। तो सही क्या होगा, बी नंबर सही होगा। चलो, अवॉइड एंडिंग अ सेंटेंस विद अ प्रीपोजिशन हाउएवर बोथ आर कॉमनली एक्सेप्टेड इन कैजुअल स्पीच। बोलचाल के भाषा में दोनों आज के डेट में यूज किया जा रहा है, हु हुम के जगह पे आ गया है, लेकिन अभी भी रिटन इंग्लिश में हम लोग हुम के जगह पे हु और हु के जगह पे हुम नहीं लिख सकते हैं। चलो, अगला कहता है आई एम यूज्ड ऑफ ईटिंग लेट, आई एम यूज्ड टू ईटिंग लेट। कौन सा सही है, वाई बी, वाई नॉट ए? यूज टू एक तो ये तरीका हो गया कि भाई साहब यूज टू एक साथ आता है और यूज्ड ऑफ नहीं आता है, नंबर 1 ये नहीं, ये मॉडल वर्ब नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब और ना आए। जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम कैन डू इट, आई एम कैन डू इट, गलत है ना। वाई एम आई यूजिंग एम, दैट इफ आई एम यूजिंग कैन, वाई शुड आई यूज इट? So here, if you see clearly, there is written I am. So this used to is not your modal verb. This is a simple word, phrase. इस phrase का मतलब होता है हैबिट होना, be used to इसको बोलते हैं। be used to का मतलब होता है किसी काम को करने के आदत पड़ जाना, और जो ये used to होता है एक, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, कोई भी सब्जेक्ट लगाओ और यूज टू लगा करके डायरेक्ट बीएफ लगाते हो यानी बेस फॉर्म लगाते हो, तो वो हो गया मॉडल। अब यहाँ देख लो, उधर नहीं, सांप आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट लगा के यूज टू लगाते हो तो वो हो जाएगा मॉडल। लेकिन अगर तुमने क्या लगाया, बी प्लस यूज टू और MB4, ये हमारा नियम होता है कि बी लगा दिया है तुमने, इज MR लगा दिया है और तब यूज टू लगा दिया है तुमने, तो वहाँ पे आप जेरंड का यूज करोगे। क्या लगाओगे, जेरंड लगाओगे। वहां पे आप MB1 यानी कि बेस फॉर्म यूज नहीं करोगे। है पेशेंस, बस 10 मिनट 5 मिनट, बस 5 मिनट का काम है और हाँ कोई बात नहीं। आई होप यू गॉट द आइडिया। जैसे मैं कहता हूं कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। यू यूज टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेला करते थे, इसको बोला जाता है पास्ट हैबिट।
पास्ट हैबिट के लिए बताया जाता है। और ये जो होता है ना प्रेजेंट हैबिट के लिए बताया जाता है कि मैं पढ़ाने के आदी हो गया हूँ, यानी कि आई एम यूज्ड टू डूइंग इट, आई एम यूज्ड टू टीचिंग, आई एम यूज्ड टू इट, मैं इसकी आदी हो गया हूँ, यानी कि मुझे इसकी आदत लग गई है, काइंड। होप यू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यानी कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू आ जाए तो बेस फॉर्म, और सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आ जाए तब यूज टू आया हो MB4। थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाओ, सब बहुत लेट लग रहा है पढ़ाने में, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाओ, नहीं तो कुर्सी सर पे फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। He is the man whom I met yesterday, he is the man who I met yesterday, कौन सा सही है? whom और who? याद रखना, who यूज किया जाता है सब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो भाई साहब ये बीचों में क्या करेगा, सॉरी ये whom यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, तो ऑब्जेक्ट को जानना नहीं, ऑब्जेक्ट तो है हमारे पास ना, ऑब्जेक्ट है, हमें ये नहीं लगाना है। ये जो who होता है ये हमारे जोड़ने का भी काम आता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, जो लड़का खेल रहा है मेरा दोस्त है, बट द बॉय हुम प्लेइंग इज माई फ्रेंड इज रॉन्ग, इज इनकरेक्ट एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि हु इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट इवन इन रिलेटिव क्लॉजेज, यानी कि रिलेटिव क्लॉजेज के अंदर हु को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी बीच में भी आ सकता है। अलग कहता है शी इज ओल्डर देन मी और देन हिम, सॉरी देन हिम और देन हिम, देन हिम और देन हिम, कौन सा सही है? वही बात है यार, ये वाला सही है, ओल्डर देन। इसको पहचानने का नियम है, लास्ट में क्या आता है? ER, ये होता है कंपैरेटिव डिग्री। क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री का नियम है ER जरूर आएगा, और उसके बाद क्या लगा होगा? देन लगा होगा। लेकिन गाइस ये कंडीशन भी है, अगर कई बार चेंज नहीं होता है जब, तो मोर लगा करके तब यहाँ पे होता है वो, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोर हैंडसम काइंड। अगला कहता है आई एम वेटिंग फॉर ही टू अराइव और हिम टू अराइव, विच वन इज राइट? एक्शन टेकर कौन है बेटा? यहाँ पे आई है ना, तो जी इंतजार कर रहा हूँ जिसका, वो तो ऑब्जेक्ट हुआ मेरा, तो एक्चुअल में हिम लगाएंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कोई भी प्रीपोजिशन आए, वर्ब आ जाए, तो उसके बाद क्या लगाते हो? ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हो, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हो। तो क्या लगाओगे? हाँ एब्सोल्युटली सही होगा, हिम। अगला, माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड is coming और are coming, which one is right? are coming होगा, कारण क्योंकि यहाँ पे मेरा भाई है अलग और इसका जो भाई है, सॉरी मेरा भाई अलग है, उसका दोस्त आ रहा है। अब यहाँ पे is coming क्या are coming? is coming होगा क्या are coming होगा? are coming होगा। बताता हूँ क्यों। ऐसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ एक्सप्लेन किया, उसको ही बता दूंगा, इसके बारे में तुम लोगों को पढ़ाया था। तो यहाँ पे जब भी दो नाउन को हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? आर लगा देते हैं यार, सिंपल सी सिंगल नाउन जोड़ के। जैसे मैं कहता हूँ अनुपमा एंड रेनू आर माई स्टूडेंट्स होगा कि इज माई स्टूडेंट्स होगा? एब्सोल्युटली सिंपल सी बात है। लेकिन एक यहाँ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान सुनना है। कहता है द टीचर एंड फोटोग्राफर इज कमिंग और आर कमिंग, विच वन इज राइट? इज कमिंग। ये मैंने तुम लोग को बताया था, क्योंकि द एक बार लगा है, इसका मतलब जो टीचर और फोटोग्राफर है कोई अलग अलग इंसान नहीं है, एक ही इंसान है जो दोनों का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं द टीचर एंड द फोटोग्राफर, तब क्या होगा? आर कमिंग, यानी कि दो दल लग गया, यानी कि दो अलग अलग इंसान के लिए लगा है। चलो अगला कहता है एवरीवन हैज फिनिश्ड देयर वर्क और एवरीवन हैज फिनिश्ड देयर वर्क। अगेन वही बात, एवरीवन आया ना, हैज लगेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, यानी कि यहाँ पे वर्ब में क्या आ सकता है? इज क्या है? सिंगुलर माना जाता है। हैज क्या है? सिंगुलर माना जाता है। और MB5 भी क्या माना जाता है? सिंगुलर। बाकी सब का टेंशन नहीं है, बाकी सब कई बार सेम होता है, जैसे विल ही रहता है, उससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, अच्छा वाज भी इसमें छूट गया है, वाज। बाकी हैड तो हैड सबके साथ लगता है। ओके, अगला कहता है नीदर ऑफ द बॉयज आर गिल्टी और इज गिल्टी। इज गिल्टी होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीदर, इसमें से कोई लड़का गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, यानी कि एक ही की बात है, बोध हो रहा है। लेकिन इसका एक रूल होता है जो मैं आपको बता दूं, नीदर और नॉर अगर आ जाए एक साथ, क्या आ जाए? नीदर और नॉर आ जाए, जैसे लिखा है नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स आर कमिंग और इज कमिंग। आर कमिंग होगा, क्योंकि जब यहाँ नॉर आ जाता है तो जो क्रिया के सबसे नजदीक होता है उसके अनुसार क्या लगाते हैं? हाँ, HB लगाते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि नीदर माई फ्रेंड्स नॉर आई एम कमिंग और आर कमिंग। एम कमिंग, क्योंकि सबसे नजदीक कौन है? आई है।
सिंपल। आइए जो नीदर है इसके बदले आप एन को हटा दो तो ईदर और एन हटा दो तो और हो जाएगा, या तो मैं आ रहा हूं या तो मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो हो जाएगा ईदर आई और माई फ्रेंड्स आर कमिंग। वैसे ही सेम सेम नीचे हो जाएगा, नीदर नॉर ईदर और दोनों एक कंजंक्शन है, आगे चल के बताऊंगा। ही नीड्स टू ले डाउन, लाई डाउन, क्या लगाओगे? यूज लाई डाउन, देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नहीं होता है तो लाई डाउन लगाएंगे। लेट डाउन कब लगाएंगे? जब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, जैसे ऑन द बेड एटसेट्रा, ऑन द रोड एटसेट्रा, जो ऊपर वाले में आया था सबसे पहले। अगला, आई प्रेफर कॉफी देन टी और टू टी। जब भी प्रेफर कहीं आता है तो क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, यानी कि मुझे चाय से ज्यादा क्या पसंद है? कॉफी। जो पसंद होता है प्रेफर के तुरंत बाद रखते हैं, उसके बाद टू लगाते हैं, जो नहीं पसंद होता है उसके बाद लगाते हैं। वैसे ही मुझे कहना है कि मुझे सोने से ज्यादा नहीं, मुझे पढ़ने से ज्यादा सोना पसंद है, तो क्या हो जाएगा? आई प्रेफर स्लीपिंग, स्लीपिंग कर देंगे। याद रखिएगा, यहाँ से ध्यान सुन लो सब, टू स्टडिंग करेंगे। यहाँ पे जो ये लिखा गया MB4 है, MB4 नहीं है, जेरंड है, ये नाउन का काम कर रहा है, जेरंड बोलते हैं इसको, ठीक है, जेरंड है ये, ठीक है। अगला कहता है आई प्रेफर, अच्छा वही है, द रीजन इज बिकॉज आई वॉज लेट। द रीजन इज बिकॉज आई वॉज लेट, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है जी। एंड द रीजन इज दैट आई वॉज लेट। अब ध्यान से देखना, एक ही जगह पे दो आप ना कारण नहीं जोड़ सकते हो। रीजन भी क्या है? कारण है, और बिकॉज भी क्या है? कारण है। दो कारण एक ही में कैसे घुसा दोगे तुम ना, गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे सही होगा अवॉइड यूजिंग रीजन एंड बिकॉज टुगेदर, इसको अलग अलग यूज करें तो सही आंसर होगा द रीजन इज दैट आई वॉज लेट। शी वॉज लिटरली फ्लोटिंग ऑन एयर, और फ्लोटिंग फिगरेटिवली फ्लोटिंग ऑन एयर, जो यहाँ पे सही होगा वो फिगरेटिवली होगा। यहाँ पे ज़्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है। कहता है कि लिटरली मीन्स टू एक्चुअली हैपन, यानी कि लिटरली तब यूज किया जाता है जब सच में हो रहा हो। अब हवा में कोई सही में तैर सकता है जी आदमी, शी माने कोई आदमी ना होगा, हवा में तैर पाएगा नहीं, जहाज होता तो अलग बात है। लेकिन गाइस ये फिगरेटिवली का मतलब हुआ कि कल्पना में हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो लिटरली तब यूज करते जब हकीकत में होता, तो यहाँ पे ये वाला सही है। अगला, द रीजन इज वाई आई केम इज दैट आई वॉज बोर्ड। द रीजन आई केम इज दैट आई वॉज बोर्ड, कौन सा सही है? ए और बी। अब देखो यहाँ पे वही गलती हो गई, रीजन और वाई एक साथ लगाओगे, वाई भी कारण के लिए होता है और रीजन भी वही के लिए होता है, क्योंकि वाई इज यूज टू नो द रीजन। वाई तो यूज किया जाता है रीजन को जानने के लिए, और रीजन भी लिख दो वाई भी लिख दो, गलत हो जाएगा, वही बात है। तो हो जाएगा रीजन वाई इज रिडंडेंट, यानी यूज रीजन अलोन, सिर्फ रीजन को अलग से यूज करें। लेट्स स्प्लिट द बिल बिटवीन द थ्री ऑफ अस, यानी कि चलो जो बिल आया उसको तीनों में बांट देते हैं। और यहाँ पे आया है अमोंग, कौन सा सही है? बी नंबर सही है। क्यों? क्योंकि जब दो लोग होते हैं तब हम बिटवीन लगाते हैं, और दो से ज्यादा होते हैं तो अमोंग लगाते हैं। जैसे काजल इज सिटिंग बिटवीन रेनू एंड नंदनी, लेकिन वही मैं कहूँ मनीषा इज सिटिंग अमोंग रेनू, मुस्कान एंड काजल, यानी कि दो से अधिक हो गए, तब अमोंग लगाएंगे। अगला कहता है प्लीज रिस्पॉन्ड बैक टू दिस ईमेल, एंड प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस ईमेल। वही देखोगे ध्यान से तो वही प्रॉब्लम है सेम। भाई साहब रिस्पॉन्ड का मतलब ही होता है बैक, कुछ आंसर करना, तो बैक क्यों लगा रहे हो? दोनों गलत है, यानी कि ये एक साथ नहीं यूज होगा, तो हो जाएगा ये दूसरा वाला सही, क्योंकि रिस्पॉन्ड बैक इज रिडंडेंट, यानी कि यूज रिस्पॉन्ड अलोन, यानी कि अकेले उसी को यूज करो, क्योंकि इसका मतलब बैक ही होता है। द टीम प्लेड देयर बेस्ट और इट्स बेस्ट, कौन सा सही है? देयर बेस्ट होगा ना, गलत। कारण क्योंकि टीम जो होता है भाई साहब ये कोई आदमी का नाम नहीं है, ठीक है, तो इट्स होगा, क्योंकि इसे सिंगुलर चीज का बोध होता है। माई फैमिली इज गुड बिकॉज इट हैज मेनी फैमिली मेंबर्स, समझ रहे हो? इट्स सो ब्यूटीफुल, ईंट किसके लिए लगा रहे हो? फैमिली के लिए, जबकि फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे देयर लगाना गलत होगा। देख सकते हो टीम इज सिंगुलर सो यूज इट्स। द डॉग्स वैग्ड इट्स टेल और देयर टेल्स, क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? देयर टेल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉग्स क्या है? प्लूरल है, तो हो जाएगा देयर टेल्स। अगला कहता है ही नीड्स लेस डिस्ट्रैक्शन और फ्यूअर डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को गिन सकते हैं नहीं कि मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि उसके बाद से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, गिन सकते हैं, तो फ्यूअर डिस्ट्रैक्शन होगा। शी हैज ड्रिंक
ऑल द वाटर और हैज ड्रंक ऑल द वाटर, कौन सा सही है? पहले ड्रिंक का तीनों फॉर्म बताओ, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ड्रैंक यानी कि MB2, MB2 के सामने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया जाता है। दुनिया का 2 ऐसी क्रियाएं हैं, सॉरी 3, जिसके सामने हम चाहें तो बिना हेल्पिंग वर्ब का लगा सकते हैं। क्या है वो? नहीं कहना सही होगा कि 2 ऐसी क्रियाएं हैं मेन वर्ब में जिसके सामने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। पहला है MB5, जब लिखा हो तो नहीं लगा सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूं शी डज कम्स हेयर, गलत है, ठीक है। शी डजंट कम्स हेयर भी गलत है। सही क्या होगा? शी डजंट कम हेयर, तो ये तो बन गया MB1, है ना। वैसे ही शी केम हेयर, ये तो सही है, लेकिन शी डिडंट यानी कि डिड प्लस नॉट, डिडंट केम हेयर, ये गलत है। या शी डिड केम हेयर, ये भी गलत है। होप यू अंडरस्टैंड। तो दुनिया के ऐसे 2 मेन वर्ब हैं जिसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, MB5 और MB2। तो यहाँ पे MB2 कौन है? ड्रैंक MB2 है कि नहीं? ड्रिंक, ड्रैंक, तो भाई साहब हैज तो लगता नहीं है, तो है, ये MB3 है, और MB3 के पहले क्या लगता है? हैव का फॉर्म लगता है, तो हैव से ही निकला हुआ हैज, इसीलिए सही है। चलो अगला कहता है द अमाउंट ऑफ पीपल वर लार्ज, और नंबर ऑफ पीपल, नंबर लगेगा, क्यों? नंबर इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, और जो अमाउंट होता है वो किसके साथ लगता है? पैसा वैसा के साथ, अनकाउंटेबल के साथ। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू इट, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू इट, कौन सा सही है? एंड लगाना जरूरी है यहाँ पे, अजीब है। सही क्या होगा? ट्राई टू डू समथिंग होता है, ना कि ट्राई एंड डू समथिंग होता है। सही होगा ये वाला, करेक्ट फ्रेज इज ट्राई टू। ही इज मोर बेटर देन हर और बेटर देन हर, कौन सा सही है? बहुत सारे लोग ऊपर वाले में सही लगा देंगे, लेकिन देखो ध्यान से, जब फॉर्म चेंज हो सकता है तब हम क्यों उसमें मोर लगाएं? जब नहीं होगा तब ना उसमें मोर लगाएंगे। तो सही होगा कौन सा? नीचे वाला। अच्छा मैंने शी पढ़ दिया, ही लिखा हुआ है, सॉरी, अब पता नहीं क्या पढ़ा हूं, जो भी हो। ही गेव द मनी टू माई फ्रेंड एंड आई, कौन सा सही है? नीचे वाला, एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये लगाना पड़ेगा। शी गेव द मनी किसको? टू माई फ्रेंड एंड आई, अगेन वही बात। अच्छा उसी को एक्सप्लेन किया है, सॉरी। He acted as if he was richer than he was, और acted as though he was richer than he was, यानी कि वह ऐसे दिखा रहा था जैसे अमीरों से भी अमीर है, बट एक्चुअल में अमीर नहीं है। तो ये दोनों सही है। कारण क्योंकि एज इफ भी वैसे ही यूज किया जाता है और एज दो भी वैसे यूज किया जाता है। इसका मतलब है वह ऐसे दिखा रहा था मानो कि जैसे वह राजा हो, जैसे कि वह मुझे ऐसे डांट लगाई जैसे कि मेरी वो पत्नी हो। तो हो जाएगा शी स्कोल्डेड मी एज इफ शी वॉज माई वाइफ, या आई स्कोल्डेड हर एज इफ आई वॉज हर मान लो फादर। ठीक है। अगला कहता है रिगार्डलेस, इरिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन वी मस्ट एक्ट, और रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन वी मस्ट एक्ट, कौन सा सही है भाई साहब? ये इरिगार्डलेस गलत है। इरिगार्डलेस इज नॉन स्टैंडर्ड, यूज रिगार्डलेस, सही होगा रिगार्डलेस। इरिगार्डलेस से कोई सेंटेंसेस स्टार्ट नहीं होते हैं। आई विल रिवर्ट बैक टू यू सून और रिवर्ट टू यू सून, कौन सा सही है? रिवर्ट का भी मतलब वही होता है बैक होना, तो भाई साहब सही क्या होगा? बी होगा। अगला कहता है शी इज इन अ डिलेमा ऑफ व्हाट टू चूज और क्वांडरी ऑफ व्हाट टू चूज, सही होगा यहाँ पे। बोथ कैन मीन स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, क्वांडरी फिट्स बेटर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे डिलेमा से अच्छा क्वांडरी है। द सीजर्स आर ऑन द टेबल और इज ऑन द टेबल, गलत गलत। कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो कभी सिंगुलर नहीं होते हैं, जब सिंगुलर नहीं होते हैं तो प्लूरल लगाना पड़ेगा। जैसे माई ग्लासेस आर गुड होगा, इज गुड नहीं। माई शूज आर वाइट होगा, हाँ। पैंट्स होता है, पैंट नहीं होता है, नहीं तो आधा काट के कोई दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीजर्स आर ऑन द टेबल, समझ आई बात। अगला द सीजर, वही है यू कांट मिस नॉट टू सी इट। अब देखो यहाँ पे कितनी मिस्टेक है, कांट भी लगा है, नॉट भी लगा है, गलत है। सही क्या होगा? हाँ बी नंबर होगा। और एक और चीज, जब भी कहीं कांट आ जाए और मिस आ जाए, सॉरी कांट आ जाए और यहाँ पे लगाना हो तो बेस फॉर्म लगाएंगे, लेकिन मिस आ जाए तो उसके बाद क्या लगाते हैं? हाँ उसके बाद कभी भी क्या नहीं लगाते हैं? इन्फिनिटिव नहीं लगाते हैं, जरन लगाते हैं। ठीक है, लास्ट वाला कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, कंप्लीमेंटेड तो दोनों सही है। ठीक है, चलिए।
आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।